जैसे एक एक दो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ दीजिए अगर है कोई तो। देखिए उसमें सबसे पहला चीज याद रखिएगा, अगर कभी हम लोग को ऐसे दिया कि एबीसी आर इन एपी, उसके लिए समझ लीजिए, ठीक है। देन प्रूव दैट एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म आर इन एपी। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ, आपको हम दिखाए थे दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक में क्या, एक एपी में दिया रहता है, दूसरा एपी में प्रूफ करना होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए कि प्रूव दैट टू टाइम द मिडिल, ठीक है, टू टाइम द मिडिल दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो देखिए क्या होगा, आपका एलएचएस डिफाइन हो जाएगा और आपका आरएचएस डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हेल्प लीजिए और एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करके दिखाना है। तो ये टारगेट सेट करके रखिएगा, तब जाके प्रूफ होगा। वहां पे हीट एंड ट्रायल मेथड भी बताए थे ना, हीट एंड ट्रायल बताए थे। हम ये प्रेफर नहीं करते, जिस जिस क्वेश्चन में हम बताए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर वो आया तो स्कूल एग्जामिनेशन में वैसा ही क्वेश्चन ही आता है या फिर वही क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो आया तो आप उस जगह पे यूज करेंगे। बाकी हर एक क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी के हर एक क्वेश्चन में आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, ठीक है। हम आपसे बस ये सुनना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पढ़ देंगे तो हम बता देंगे, ठीक है, जो कि नहीं बना है। रीड कीजिए देखेंगे होगा तो। If A plus A, B or C be the sum of P, Q and R terms respectively. बोलते रहिए। Of an AP, to prove that A divided by P into Q minus R plus P divided by Q R minus into R minus P. एक मिनट, A डिवाइडेड बाई P था, P फॉर पैरट। Yes sir, P. Q माइनस R। Yes sir. ठीक है, और B डिवाइडेड बाई Q। Yes sir. आगे R minus P plus C divided by R into P minus Q equal to 0. बस। Yes sir. ठीक है, मेरे एक स्टेटमेंट को सुनिएगा, A is pth टर्म ऑफ AP। क्या आपका क्वेश्चन यही बोला है? नहीं सर, A equal to सम ऑफ P टर्म्स, ये बोला है। Yes sir. चलिए ठीक है, हो गया। Yes, बस sir. हम उस जगह पे वही नहीं सुन पाए थे ठीक से, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग को ये दिया कि सम ऑफ P टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू A। तो AP का जो सम ऑफ P टर्म्स होगा उसको P/2 यानी नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2A प्लस P माइनस 1D, जैसा फॉर्मूला पढ़े उसके अकॉर्डिंग लिख लिया हम लोग इसको, ठीक है। इसको रहने दीजिए, आप चाहे तो 2 को यहाँ पे भी भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है वैसे में, ठीक है। तो 2A इज इक्वल्स टू P बाहर, उसके बाद 2A प्लस P माइनस 1D। शायद आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि हम फर्स्ट टर्म कैपिटल A माने हैं, अज्यूम्ड है, और इसका कॉमन डिफरेंस हम कैपिटल D अज्यूम किए, ठीक है, ये अज्यूम किए। उसके बाद दूसरा SQ दैट इज इक्वल्स टू, तो इसी कॉन्सेप्ट पे है, डायरेक्ट हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। SQ दैट इज इक्वल्स टू, आप ये बोल सकते हैं कि 2B इज इक्वल्स टू Q, 2A प्लस Q माइनस 1D। अगर दिक्कत होगा हमको बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया बोला, ठीक है। SR is 2C that is R times 2A plus R minus 1D। ऐसा अब हम लोग एक चीज सीखे हुए हैं पहले से कि अगर कभी मेरे पास 1 2 3 इक्वेशन है तो जो भी अननोन होता है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मगर यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है थोड़ा हम उसके पीछे चले, ठीक है। तो उसके पीछे चलने का मतलब क्या है कि कहीं से अगर Q माइनस R फाइंड कर ले या फिर कहीं से A बाई P फाइंड कर ले, दोनों मेरे लिए सही है, हम आपको एक जगह देते हैं, क्या आपको A बाई P दिख रहा है? क्या आपको A बाई P दिख रहा है?
ठीक है, बस इस स्टेटमेंट से लीजिए, इस स्टेटमेंट से लीजिए a बाई पी, ठीक है, a बाई पी दैट इज इक्वल्स टू 2 को उधर भेजना होगा तो 1 बाई 2 और इसके साथ 2a, तो हम सीधा इसको अंदर इंसर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा लाइन नहीं लिखेंगे, जगह कम पड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये 2 नीचे आ रहा है तो कितना हो गया a प्लस पी माइनस 1 डी बाई 2, ठीक है। सेम वैसे ही b बाई क्यू दिख रहा है, b बाई क्यू, b बाई क्यू, b बाई क्यू, तो b बाई क्यू इज इक्वल्स टू 2 इधर नीचे आया a प्लस क्यू माइनस 1 डी बाई 2। फिर सेम वैसे ही c बाई आर, ये c बाई आर, ठीक है, तो c बाई आर इज इक्वल्स टू 2 नीचे गया a प्लस आर माइनस 1 डी बाई 2 मिल गया। अब क्या करना है, इसके प्लेस पे पुट करना है, ठीक है, इसके प्लेस पे पुट करना है, बस इसको पुट करना है। इसलिए हम आपको बोले कि थोड़ा लेंदी है तो जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसके प्लेस पे पुट करते हैं a प्लस पी माइनस 1 डी बाई 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन किसका है, q माइनस आर का, q माइनस आर का, उसके साथ b प्लस क्यू है, b बाई क्यू है, तो a प्लस क्यू माइनस 1 डी बाई 2 और मल्टीप्लीकेशन किसका है, r माइनस पी का, r माइनस पी का। थोड़ा लंबा जाएगा, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं मगर थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। c बाई आर a प्लस r माइनस 1 डी बाई 2, r माइनस 1 डी बाई 2 और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किसका है, p माइनस क्यू। अब देखिए इसमें हम पूरा ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सारा ब्रैकेट ओपन कर देंगे और कैंसिलेशन करने का कोशिश करेंगे और कैंसिल होके कितना आना चाहिए, 0, बस वही काम करना है। तो देखिए q को ओपन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, a क्यू, फिर q से ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ प्लस पी डी क्यू बाई 2, क्या आप समझे क्या लिखा गया, p इंटू डी इंटू क्यू बाई 2, फिर माइनस डी क्यू बाई 2, बस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं लिख रहे हैं। सेम यही r के साथ माइनस ए आर, फिर r के साथ माइनस पी डी आर बाई 2, फिर माइनस के साथ प्लस आर डी बाई 2, ये हो गया पहला मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे प्लस एक वीडियो नहीं आ रहा विनायक, बाकी लोग का आ रहा है वीडियो, ठीक है। एक बार देख लीजिए विनायक, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इधर तो ठीक चल रहा है ना, ठीक है। आर से मल्टीप्लीकेशन, बस वही मल्टीप्लीकेशन प्लस क्यू आर डी, कहीं कुछ छूटेगा जरूर बताइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्यू आर डी बाई 2, फिर आर से माइनस डी आर बाई 2। देखिए हम क्या बोलना क्या चाहते थे, हल्का सा दिखा दे आपको, देखिए प्लस और माइनस कटेगा ना, ठीक है, यहाँ भी माइनस और प्लस कटेगा ना, वही हम बोल रहे हैं कि सबको ओपन कर देंगे ना, सब कट जाएगा और सब कट के 0 आ जाएगा, बस वही काम करना है। अभी तक आर पे पहुंचे थे, अब पी पे, तो माइनस एपी फिर माइनस पी डी क्यू बाई 2, फिर प्लस पी डी बाई 2, चलिए वो हो गया। अब इस पे आ गए प्लस एपी, फिर प्लस पी आर डी बाई 2, फिर माइनस पी डी बाई 2, चलिए उसके बाद माइनस क्यू का बारी आया, माइनस ए क्यू, फिर माइनस क्यू आर डी बाई 2, फिर है प्लस क्यू डी बाई 2, सब लिख लिए। अब चलिए देखिए कौन किसके साथ कट रहा है, ठीक है। देखिए पी आर डी बाई 2, पी आर डी बाई 2 कट गया, उसके बाद प्लस का एपी माइनस का एपी कट गया, माइनस का क्यू आर डी बाई 2 प्लस का क्यू आर डी बाई 2 कट गया, माइनस का पी डी क्यू बाई 2 और प्लस का पी डी क्यू बाई 2 कट गया, और क्या, माइनस का ए क्यू और प्लस का ए क्यू कैंसिल हो गया, और देखिए प्लस का क्यू डी माइनस का क्यू डी कैंसिल हो गया, और प्लस का पी डी और माइनस का पी डी, कोई बचा, कोई नहीं बचा, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है, नोट कर लेंगे। देखिए कौन कौन था, ये था, ये था और ये था, ये 3 था,
ये 3 था। आपको चाहिए ना Q माइनस R, तो Q में से R को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकंड माइनस थर्ड करके Q माइनस R निकालेंगे। फिर उसके बाद R माइनस P, थर्ड माइनस 1 करके R माइनस P निकालेंगे। फिर P माइनस Q, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करके P माइनस Q निकालेंगे। वैसे भी ये क्वेश्चन बनेगा, दूसरा प्रोसेस वही है। और है किसी का कोई डाउट? एक बार पढ़ दीजिए। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। If nth arithmetic progression, arithmetic means are inserted between two numbers, prove that the sum of means equidistant from the beginning and the end is constant. ठीक, सम ऑफ मीन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर कांस्टेंट। मेन हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। दो नंबर है, दो नंबर कोई भी, और उसके बीच में एन अरिथमेटिक मींस इंसर्ट किया गया। तो हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट से चलते हैं ना। लेट द नंबर विल बी ए एंड बी, तो ए है और बी, जिसके बीच में एन अरिथमेटिक मींस डाले, तो ये तो पढ़े ही थे, a1 a2 a3 ऐसे करके an। अब हमसे क्या बोला कि देखो इसमें जो भी पार्ट आएगा उसमें अगर तुम लेते हो nth मीन फ्रॉम, n नहीं लिखते, n नहीं लिखते, ठीक है, p लिखते हैं, pth मीन फ्रॉम बिगिनिंग, तो सोच के देखिए वो AP होगा, सही बोले? pth मीन बिगिनिंग से वो AP होगा। अगर आप पूरे टर्म में उसको देखें ना, पूरे टर्म में देखें, वो p प्लस 1th टर्म होगा। क्या सही बात बोला गया? ध्यान से, A1 सीरीज का सेकंड टर्म है, A2 सीरीज का थर्ड टर्म है, A3 सीरीज का फोर्थ टर्म है, तो AP सीरीज का p प्लस 1th टर्म होगा, ठीक है। बस रहने दीजिए इसको, ये बिगिनिंग का था। अब एंड वाला बात करते हैं, pth टर्म या मीन, pth मीन फ्रॉम एंड, ठीक है। तो अब ये कैसे हम निकालें, ये हम कैसे निकालें? तो देखिएगा, जब pth टर्म, सॉरी हम इसमें टर्म पहले बता दें फिर मीन पे आएंगे। pth टर्म फ्रॉम एंड से pth टर्म, तो दैट इज इक्वल्स टू, पढ़े हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस p प्लस 1, पढ़े थे ना AP में, nth टर्म फ्रॉम एंड, याद आया? अरे फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे जब nth टर्म पढ़ रहे थे कि अगर उसका हम लोग एंड से निकालते हैं तो n माइनस p प्लस 1 होता है फ्रॉम बिगिनिंग, नहीं पढ़े थे? ठीक है, वही चीज। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस p प्लस 1, इस पूरे सीरीज में कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म है? n प्लस 2। यहां से यहां तक n प्लस 1 n प्लस 2, पूरे सीरीज में कितना? n प्लस 2, तो n प्लस 2 माइनस p प्लस 1। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सॉल्व करके लिखे तो n माइनस p प्लस 3 हो जाएगा, n माइनस p प्लस 3 हो जाएगा, n माइनस p प्लस 3 हो जाएगा, किधर से? फ्रॉम बिगिनिंग। अब pth टर्म अगर एंड से है तो सोचिए pth टर्म एंड से वो कितना? n माइनस p प्लस 3, तो दैट इज इक्वल्स टू, अगर इसमें एक यूनिट लेस कर दें तो ये मेरा am होगा, a n माइनस p प्लस 2। क्या आप समझे क्या बोला गया यहाँ पे? नहीं समझे, सुनिए। मान लीजिए सीरीज का 7th टर्म है, सीरीज का 7th टर्म है, तो कौन सा am होगा, कौन सा am होगा, बोलिए? नहीं, सीरीज का 7th है तो am कौन सा होगा? नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, सुनिए। सीरीज का सेकंड टर्म है
तो कौन सा एम है? अब बोलते चलिए। फर्स्ट, अच्छा, सीरीज का फोर्थ टर्म है, सीरीज का फोर्थ टर्म है, कौन सा एम है? थर्ड। हम बोले फोर्थ टर्म, आप बोले सर थर्ड एम। हम बोले थर्ड टर्म, आप बोले सर सेकंड एम। हम बोले सेकंड टर्म, आप बोले सर फर्स्ट एम। क्या चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? एक यूनिट लेस, एक यूनिट लेस, ठीक है। तो अगर वो सीरीज का सेवेंथ टर्म है तो कौन सा एम होगा? सिक्स्थ ना होगा, सिक्स्थ होगा। अगर सीरीज का n माइनस पी प्लस थर्ड टर्म है तो कौन सा एम होगा? एक यूनिट लेस, ठीक है। तो n माइनस पी प्लस टू, क्या क्लियर हुआ आप? ठीक, ठीक है, बस इतना ही चाहिए था हमको, ठीक है। अब केवल हमको लिखना है, मेन कॉन्सेप्ट वाला चीज यहां खत्म हो गया। अब केवल उसके लिए हमको दिखाना है कि ये इक्वल होता है, ठीक है, और ज्यादा हम लोग के पास कुछ है, ठीक। देखिए, फ्रॉम सीरीज ऑफ n प्लस टू टर्म्स, सीरीज ऑफ n प्लस टू टर्म्स, अगर हम इसमें बात करते हैं तो हम लोग को ये पता, डी का क्या फॉर्मूला हुआ करता था, किसी को याद है क्या? डी का, इसका डी b माइनस ए बाई एन प्लस वन, यही बात बोले, ठीक है, ठीक है। क्या हम लोग को ये भी पता था कि an जो होता है वो a प्लस एन डी होता है? पढ़े थे क्या? यस सर। ठीक है, बस इतने कॉन्सेप्ट के साथ अब हमको पहला चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग, तो एपी चाहिए, एपी फ्रॉम बिगिनिंग, एपी। तो एपी को क्या लिखेंगे? ए प्लस पी इंटू डी, ठीक है, पी इंटू डी। और हम डी का अगर वैल्यू पुट करें तो ए प्लस पी इंटू डी के प्लेस पे बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, ये आ गया, रहने दीजिए, ठीक है। उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, पता नहीं उसके बाद हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, वहीं छोड़ देते हैं। अब दूसरे वाले पे आते हैं, ठीक है। फ्रॉम एंड वाला जो बात था उस पे, तो हमको कौन सा एम चाहिए? ए n माइनस पी प्लस टू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस n के जगह पे ये पूरा पार्ट आएगा n माइनस पी प्लस टू और उसके साथ इंटू डी, डी का वैल्यू पुट करेंगे, इट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस पी प्लस टू और डी का वैल्यू कितना आएगा अपने पास? डी कितना था? b माइनस ए बाई एन प्लस, हो गया, दोनों निकल गया। तो ये क्या था? pth am फ्रॉम बिगिनिंग, ये है pth am फ्रॉम एंड। तो सम चाहिए ना, हमको दिखाना था कि ऑफ ap प्लस a n माइनस p प्लस टू, दोनों को ले लीजिए। पहला था a प्लस p टाइम b माइनस a बाई एन प्लस वन, और दूसरा है a प्लस n माइनस p प्लस टू और इसके साथ इनटू b माइनस ए बाई एन प्लस वन, ऐसा, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो आपको समझ में आ रहा है, n प्लस वन आएगा, रख लिए। ऊपर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 टाइम है, तो 2an प्लस 2a यहां से प्लस pb माइनस ap, कंटिन्यू चलते रहेंगे। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस bn, फिर उसके बाद माइनस an और कंटिन्यू होगा, ये ऊपर का टर्म ही ध्यान रखिएगा, ऊपर का टर्म ही है, ठीक है, कंटिन्यू माइनस an, फिर उसके बाद p, तो माइनस pb, फिर प्लस ap, फिर 2b और माइनस 2a। ये चलिए, यहां से अगर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, देखिए माइनस एपी प्लस एपी कैंसिल हो गया, ये ऊपर का टर्म है, प्लस पीबी माइनस पीबी कैंसिल हो गया। और देखिए और कुछ कट रहा है क्या? 2a minus 2a, और प्लस और माइनस 2a, ये कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? और नहीं, अच्छा ठीक है, और नहीं कट रहा है। देखिए 2an माइनस an, तो कितना हो जाएगा? an हो गया। फिर उसके बाद प्लस bn, ये आ गया। और कोई बचा? प्लस 2b,
2b, और डिवीजन में मेरे पास कितना आएगा n+1, ठीक है। ये थोड़ा और सॉल्व होना चाहिए था, दिखाते हैं। होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। बस एक जगह पे कहीं पे कुछ है जो हम लोग शायद एक बार कैलकुलेशन कर लें। 2an + 2a हो गया, pb - ap हो गया, ये तो खत्म था। उसके बाद bn - an, ठीक है। फिर -pb + ap + 2b - 2a, हाँ ये टर्म आता है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, n+2। देखिए वैसे तो हम यहीं पे बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कारण है कि जब आपके क्वेश्चन में बोला कि दो नंबर, तो a और b दे दिया, आपको बताया n अरिथमेटिक मीन, आपको n भी दे दिया, तो a b n कांस्टेंट होता है। a b n अगर कांस्टेंट होता है, उसको यहां पुट कीजिएगा तो ये पूरा पार्ट एक कांस्टेंट है। हम सोचे कुछ और सॉल्व हो जाए, मगर ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं, सही है? नहीं समझे बोलिए, अगर नहीं समझे तो नहीं समझे, खत्म। सर आ गया समझ। हाँ ठीक है। किसका क्वेश्चन था, महफूज की जतिन या अमरजीत? अमरजीत का क्वेश्चन था। अमरजीत बोलिए। सर पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा सर? पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। ए क्वेश्चन में दिया है, बी क्वेश्चन में दिया है, एनबी क्वेश्चन में दिया है, बोलिए हाँ कि ना? हाँ सर। दिया है, तो ये भी कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट भी कांस्टेंट आएगा। सर कैसे? आपको याद है डी वाला बात, डी अननोन था, ए और बी और एन क्वेश्चन में दिया हुआ होता था, जब पुट करते थे तो डी कांस्टेंट आता था। तो ये वाला पार्ट भी मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई अननोन नहीं है। तो सर कौन वेरिएबल होता, अगर होता तो कौन वेरिएबल होता? पी अगर रहता तो वेरिएबल होता, क्योंकि आप pth टर्म निकालते हैं। मगर आपको ये पता है कि टोटल कितना am इंसर्ट किए हैं, आपको ये पता है कि कौन से दो नंबर के बीच में इंसर्ट किए, तो दो नंबर क्वेश्चन दिया मतलब कांस्टेंट, नंबर ऑफ am क्वेश्चन दिया मतलब वो भी कांस्टेंट। अगर उन सब को हम लोग पुट करेंगे, सॉल्व होके ये हमको एक कांस्टेंट देगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, किसी के लिए कुछ भी डाउटफुल है पूछ लेंगे, पढ़ दीजिए, कोई भी एक तो पढ़ दीजिए। The number of terms of the AP is given. ठीक है, The sum of all terms is 24. Of the even terms is 30. And the last term exceeds the first term by 1/2. 10.5 होगा। And the last term exceeds, हाँ बोलिए बोलिए। then सर वैसे ही लिखा हुआ है 10 और हाफ आया। ये ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग। नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ ठीक, एक मिनट बस, इसको पढ़ते 10.5 यानी 10 होल एंड हाफ, और ये होता है 21/2, पढ़े है ना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक मिनट बस हम वो लाइन लिख ले, ठीक है। लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाई 10 होल 1/2, 10 होल 1/2, तो फाइंड n, यही पढ़े थे ना आप? ठीक, ठीक, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, पूरा सीरीज निकाल लेना हम लोग को। देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है, वो पढ़ लीजिए सब कोई। बोला क्या कि पूरे के पूरे एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म है। आपको हम पहले भी सिखाए थे कि अगर एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म है तो a1 a2 a3 से लेके ये 2n तक जाएगा। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म अज्यूम करना है 2n तक लेके जाएंगे, 2n तक पहुंच गया। अब बोला सम ऑफ ऑड्स, तो ऑड्स आएगा 1 3 5 7 ऐसे करके,
तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास जो एस ऑड्स दिया है यानी A1 प्लस A3 प्लस A5 से लेके जस्ट इसके पहले वाला टर्म A2n माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 24। अगर हम इसके लिए सॉल्व करना चाहें, कोई बताएगा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है? ट्राई कीजिए। 2n minus 1. नहीं, और क्वेश्चन यही सब सिखाता है, हम ऐसा क्वेश्चन बताया क्लास में और आप मिस कर रहे हैं। सुनिए 1 2 3 4 5 6, बोलिए ऑड टर्म्स कितना है? ऑड टर्म्स कितना है? 3। टोटल है 6, ऑड है 3, इवन है 3, टोटल है 2n, तो ऑड कितना होगा? n होगा। एकदम ठीक, वही चीज निकलवाना चाह रहे थे आपके मुंह से। ठीक है, तो यहां मेरे पास n टर्म्स है, n टर्म्स, तो इट इज n/2 2a1 प्लस n माइनस 1, और d के जगह क्या पुट करेंगे, कोई बोलेगा? A3 minus A1. कितना होता है? D का वैल्यू सर A3 minus A1 होगा ना सर? आप बोले ना A3 माइनस A1, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D होता है और A1 का A होता है, कटेगा तो कितना पुट करेंगे? हाँ सर 2D तो 2D है, तो हाँ ठीक है 2D है, तो सही। हाँ तो 2D, खैर कंफर्मेशन चाहिए था और कुछ। ठीक है, ये 2D एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 24। चलिए ठीक है, इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं, नहीं तो अगर हम चाहें तो हम ऐसे काट पीट भी सकते हैं। ठीक है, छोड़ दिया हम वही। दूसरा, सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स, इसका बात करें तो इवन टर्म मतलब स्टार्ट ही होगा A2 से, इवन टर्म मतलब A2 से, A2 के बाद कौन आएगा? A4, A4 के बाद कौन आएगा? A6, फिर कौन आएगा? A8, कहां तक जाएगा? लास्टली 2n तक जाएगा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। बोलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n टर्म, तो सम होगा n/2 2a, तो फर्स्ट टर्म की जगह A2 प्लस n माइनस 1, d बोलिए d कितना? 2d, बहुत बढ़िया, एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 30। अभी जैसा बोल रहे थे ना उसी के अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे थे कि 2 काट देते हैं। ठीक है, यहां भी 2 कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला पार्ट नीचे उतार रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन n, एक मिनट, n ये कितना? a प्लस n माइनस 1d एंड इट इज 24। सेकंड इक्वेशन थोड़ा ध्यान से, n और ये A2 है तो ये a प्लस डी होगा, प्लस n माइनस 1d होगा एंड इट इज 30। अगर हम सही है तो ये माइनस डी और प्लस डी कट गया, चेक कीजिए ना, चेक कीजिए। हाँ, एकदम चेक करके बोलना है। ठीक है, जैसे हम बोले तुरंत चेक करना है, सर सही लिखे हैं कि नहीं। मैथ है भाई, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। यहां से निकला na प्लस n स्क्वायर d एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 30। ऊपर से आया na प्लस nd माइनस d, n स्क्वायर d माइनस nd एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 24। क्या बोलते हैं, किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, यस सर। तो इतने के जगह 30 रख दिए, शायद आप कैलकुलेशन कर लिए हो, ND6 आ गया होगा। आया क्या ND6? नहीं पता? अरे नहीं पता, कैसे नहीं पता? इसका वैल्यू 30 है, यहाँ 30 रखें, यहाँ 30 को उठा के इधर लाएं, 24 माइनस 30 माइनस 6 होता है, माइनस माइनस कट गया, ND इक्वल्स टू 6 मिल गया। ठीक है ठीक है, आगे जरूरी थोड़ी है कि एक एक लाइन लिखे। अब आप 11th क्लास में है, आपको हम सिखलाते चलेंगे ना कि टर्म कैसे कैसे गायब किया जाता है और इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं। चलिए यहां से
डी मेरे पास आया 6/n, जरूरत पड़ने पे हम ये लिखेंगे, डी मेरे पास 6/n। अब क्या करें सर, तो आप एक जगह का सहारा लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन का या फिर सेकंड इक्वेशन का, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। तो हमको अच्छा लग रहा जानते कौन, सेकंड वाला, 30 वाला, ठीक है। तो उसमें लिखा है पुट इन सेकंड इक्वेशन, तो एन ए देखते रहिएगा, सेकंड इक्वेशन जहां मार्क किया वही देखिएगा, एन ए प्लस एन स्क्वायर इंटू डी, और डी के प्लेस पे 6/n, एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू 30। एक n का कैंसिलेशन हो गया, n कॉमन ले लिए, नहीं भी लेना है तो मत लीजिए, n a लिख लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 30 माइनस 6n, बाद में n को नीचे भेज दीजिए, a मिलेगा 30 माइनस 6n/n। सर करना क्या चाहते हैं, a को और d को n में डिफाइन करना चाहते हैं, d 6/n, a 30 माइनस 6n/n, a और d को n में डिफाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा प्राइमरी क्वेश्चन था कि n निकालो क्या होगा, इसलिए ना तो हमको पहले d चाहिए, ना हमको पहले a चाहिए, हमको पहले n चाहिए, इसलिए दोनों को डिफाइन कर लिए n में। अब क्या करें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, n निकल जाएगा कहीं भी। तो सर मेरे पास दो इक्वेशन है, आप अभी अभी बोले कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए निकल जाएगा, प्यूरिफाई कर रहे हैं, सुनिएगा क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल रहा है आपके पास कितना कंडीशन क्वेश्चन दिया है आदित्य, 3 कंडीशन दिया है। हम अभी तक कितना यूज किए हैं, तीनों यूज किए हैं कि कोई दो यूज किए, दो यूज किए हैं। जो दो यूज किए हैं अगर हम उसमें ये पुट करेंगे ना, अगर उसमें ये पुट करेंगे LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं होगा, यानी जो फाइंड करना है वो नहीं निकलेगा, बस LHS इक्वल्स टू RHS आएगा। तो जहां से ऑब्टेन किए वहां कभी पुट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पुट कहां करेंगे, ये बचा है ना अभी, ये बचा, ठीक है। लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाय 10.5, एक्सीड मतलब ज्यादा, लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाय 10.5, समझे क्या बोल रहा था क्वेश्चन। तो a to n फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना होता है, a plus 2n minus 1d, दिस इज इक्वल्स टू a plus, इट इज 21/2, कौन कट गया, a कट गया, कौन बच गया, d, d के प्लेस पे पुट करें तो क्या करें, 6/n पुट कीजिए, 2n minus 1 into 6/n is equals to 21/2। अगर आप चाहे तो इसको सॉल्व करें 3 से 2 टाइम में, 3 से 7 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4 8n minus 4, n उधर चला गया 7n, इसको इधर लेके आ गए, n is equals to 4, सही जा रहा है, देख लीजिए, ठीक है। n मेरा 4 आ गया, n मेरा 4 आ गया, तो ये फाइंड n नहीं बोला था, फाइंड नंबर ऑफ टर्म बोला था। आदित्य सही है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म बोला था, नंबर ऑफ टर्म हम कितना मान के चले हैं, 2n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, n मेरा 4 होगा, मगर टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, इन सीरीज दैट इज इक्वल्स टू 8 होगा, 8, ठीक है। अब देखिए जैसे n 4 मिला, टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 मिला, क्या कोई अब आपको d बता सकता है, d, कोई d बता सकता है, हाँ 6/4 मतलब 3/2, कोई a बता सकता है, a, कोई a बता सकता है, कोई 3/2 ना, नहीं पता, आकाश कितना होता है, ठीक है, बोल रहा है ना, हिचकिचाना नहीं, अरे डिस्कशन का पार्ट है भाई, डिस्कशन है, ठीक है। 3/2 क्या, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म, क्या सीरीज आप लिख लेंगे अब, यस सर, ठीक है।
देखिए हम आपको बस यही बोलेंगे जैसा हम हर साल देखते हैं, ठीक है। छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो एकदम टिप पे रखिए। मतलब कि इवन नंबर ऑफ टर्म बोला तो 2n टर्म मानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑड बोला तो हम 1 3 5 7 लेके चलेंगे 2n-1 तक। फिर इवन बोला तो 2 4 6 लेके चलेंगे। ये सब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट और इसी को जोड़ जोड़ के हम लोग बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आगे देखिए पहला जो पार्ट है हम लोग का लास्ट में चल रहा है, एपी खत्म ही होने वाला है, उसमें से फर्स्ट पार्ट आज का कॉमन एपी। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है एन एपी ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ गिवन at least 2 APs या 2 AP सीरीज, ठीक है। मतलब कि कम से कम आपके पास 2 डिफरेंट एपी दिया रहेगा और बोलेगा कि उन दोनों के बेसिस पे कॉमन टर्म्स का एपी फाइंड करो। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना। तरीका ये होता है, इसमें ध्यान रखेंगे कि इफ फर्स्ट एपी has first common term equals to a, ठीक है, and its first AP का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा, and its common difference is d1, ठीक है। उसके बाद second AP has first common term is equals to a and common difference is equals to d2। तो ध्यान रखिएगा for common AP जो फर्स्ट टर्म होगा, that is a, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा that is equals to LCM of d1 and d2। LCM of d1 and d2। इसका मतलब सर फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं। फर्स्ट टर्म बस आपको सीरीज देख के जो कॉमन मिलेगा उसी को लिखना है, मगर कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि इट इज द एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी। इसको यूज करके आप कॉमन एपी बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना ही। आप क्वेश्चन देखिए कैसा रहेगा। बोला गया find common AP of 2 4 6 8 10 and so on, ठीक है। तो कहां तक लेके जा रहा है वो सुन लीजिए। लेके जा रहा है 50 टर्म्स, ठीक है, वो लेके जा रहा है टोटल 50 टर्म्स एंड 1 8 15 22 एंड सो ऑन। और ये कहां तक लेके जा रहा है? 20 टर्म्स। ये 20 टर्म्स तक लेके जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बस इतना ही दिया रहेगा, ठीक है। फाइंड कॉमन एपी या लिखा रहेगा फाइंड एपी ऑफ कॉमन टर्म्स, दोनों एक ही बात है। बोलेगा या तो फाइंड कॉमन एपी और नहीं तो बोलेगा फाइंड एपी ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज। पहला एपी यहां दिया और दूसरा एपी यहां पे दिया है, ठीक है। देखिए हम यहां क्या बोले थे कि सबसे पहला चीज आपको कॉमन एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो देख के पता करना होगा। देखिए ये दोनों आमने सामने, पहला कॉमन टर्म कौन दिख रहा है आपको? बोलिए 8। फर्स्ट टर्म या फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ कॉमन एपी देख के पता लगाना होता है। इसका हमेशा देख के पता लगाना होता है। देखिए उसमें 8 और इसमें पहला कॉमन यही मिल गया। अब उसके बाद अगर हम D1 का बात करें तो आपको चौंकना नहीं है कि D1 क्या हो गया। D1 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, इट इज 2। D2 का बात करें, इट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी 7।
अगर हम आपसे पूछें कि डी बताओ, आप बोलिएगा सर देखिए एलसीएम फाइंड कर लीजिए किसका किसका, ऑफ D1 एंड D2। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 14। हमको कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस मिल गया, कॉमन एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया। अगर हम चाहें तो यहीं पे कॉमन एपी लिख दें कि कॉमन एपी होगा क्या। तो कॉमन एपी होगा फर्स्ट टर्म 8, 14 यूनिट ज्यादा करके 22, 14 यूनिट ज्यादा करके 36, 14 यूनिट ज्यादा करके 50 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब एंड कहां होगा या कितना टर्म कंटेन करेगा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। कॉमन एपी निकल गया, मगर इस एपी में टोटल कितने टर्म्स होंगे, ठीक है, या लास्ट टर्म इसका क्या होगा, ये खुद में क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन एक साथ डील कर रहे हैं। कॉमन एपी निकल गया, इसमें टोटल टर्म कितना होगा, इसका लास्ट टर्म कितना होगा, ये 3 चीज हम लोग एक साथ डील करते हैं। कॉमन एपी निकल गया, काम खत्म। अब लास्ट टर्म के लिए क्या करें, तो उसके लिए थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट एपी को देखिए, जो मेरा फर्स्ट एपी था वो यहां 2 से स्टार्ट हुआ और 50 टर्म तक गया, ठीक है। तो कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। आप निकाल लेना फॉर्मूला, तो आपको आता है a प्लस एन माइनस 1d, इसको यूज किए, a के जगह 2 पुट किए, n के जगह 50 माइनस 1 और d के जगह 2 पुट किए, सॉल्व करके देखिए 100 आ रहा है। 49 2 टाइम में 98, 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 तक गया, ठीक। दूसरा एपी सेकंड एपी, सेकंड एपी मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 से, सेकंड एपी स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हुआ और चल के गया कहीं तक। हम बस ये देख लेना चाहते हैं कि जा कहां रहा है। 20 टर्म्स, तो a के जगह 1, 20 माइनस 1 19 इंटू 7, 19 7 टाइम में कितना देता है, हाँ 19 7 टाइम में कितना देता है, कित- 133। देखिए जो एक तो निकला, जिसका नहीं निकला वो सुन लीजिए कैसे कैसे निकालते हैं। 9 7 जा 63, 7 10 से 3 यूनिट दूर है, तो 30 घटा दीजिए, 33 बचेगा, 1 लगा दीजिए, 133 आ जाएगा। समझे, ऐसे 2 डिजिट का आराम से कैलकुलेशन होता है। अगर मान ले रहे 19 का टेबल भूल गए तो कम से कम एक तरीका होना चाहिए कैसे निकलेगा, ठीक है। 133 तक गया और 133 प्लस 1 134, 134 इसको क्रॉस कर जाएगा, 134 इसको क्रॉस कर जाएगा। आप कॉमन एपी देख चुके हैं कि यहां से लेके यहां तक है ना, कॉमन इसी को बोलेंगे ना, हाँ कॉमन यहां से लेके यहां तक आएगा, ये मेरा कॉमन एपी होगा। कॉमन मतलब दोनों, तो कॉमन एपी का लास्ट मैक्सिमम 100 तक जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100। चलिए फाइंड करते हैं लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी बाय द कॉन्सेप्ट a प्लस n माइनस 1d शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100। a का वैल्यू पता है 8, d का वैल्यू पता है 14, तो n कैलकुलेट करते हैं। 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 14 लेस देन इक्वल्स टू 100। 8 को उधर भेज दिए 92 बन गया, 14 डिवीजन में चला गया, तो n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 92 बाई 14 प्लस 1, तो n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 92 प्लस 14 कितना होता है 106 बाई 14। 14 के टेबल में 106 के नियर अबाउट कौन सा नंबर है, बोलिए 106 के नियर अबाउट 98 सर, हाँ 98। तो कितनी बार में आया 7, तो n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7.2, तो n क्या हो सकता है, n विल बी इक्वल्स टू 7, n कितना हो सकता है 7, यानी कि मेरे इस कॉमन एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 7, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 7, लिख दें नंबर ऑफ टर्म्स इन
कॉमन एपी इन कॉमन एपी इज इक्वल्स टू 7। तो अब लास्ट टर्म कितना होगा, यानी T7 निकालना है। तो a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6d, a के जगह 8, 6 इंटू d के जगह 14, 84 और 4 8 कितना होता है 92। क्या क्या मिला सुन लीजिए, कहीं जगह नहीं है क्या लिखने का, यहां दिख रहा है बस, ठीक है। सबसे पहला चीज हम फाइंड किए कॉमन एपी, ये सबको समझ में आया, पहला चीज फाइंड किए कॉमन। दूसरा हम फाइंड किए नंबर ऑफ टर्म्स कि कॉमन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो 7 आया मेरे पास 7। और तीसरा हम यहां फाइंड किए कि लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी क्या होगा, तो इट इज इक्वल्स टू 92। क्या आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट यहां एक क्वेश्चन में समझ में आया? अभी हर एक चैप्टर का लास्ट पार्ट अपने आप में टफ होता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। बोलिए यदि n का वैल्यू यहाँ पे 7.8 आता तो 7 ही देते। हाँ 7 ही देते हैं। देखिए बोला कि n लेस देन इक्वल्स टू, अगर आपका 7.99 भी आता ना, ठीक है, तो इससे छोटा, क्योंकि n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स 7.99 से छोटा नेचुरल नंबर होता है, तो इससे छोटा नेचुरल 7 ही होगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें मान लीजिए बोला फाइंड कॉमन एपी, वही चीज है, और दिया है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स, ठीक है, अप टू 20 टर्म्स। फिर उसके बाद एक दूसरा दिया हुआ है, दूसरा है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, ये भी 20 टर्म्स, ठीक है। तो हम लोग कॉमन एपी के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे कॉमन एपी। तो देखिए पहला चीज बोलिए, फर्स्ट टर्म कॉमन एपी का, बोलते चलिए मेरे साथ, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी 8। चलिए बोलिए कॉमन डिफरेंस, बोलिए बिना कैलकुलेशन के, ऐसे ही बोलिए, देखिए 5 और 3, फर्स्ट का 3 आया, फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 3 आया, और दूसरे का कॉमन डिफरेंस 4 आया, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है। चलिए कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो मेरा जो कॉमन एपी होगा, कॉमन एपी स्टार्ट करेंगे 8 से, 12 ऐड कर दिए 20, 12 ऐड कर दिए 32, 12 ऐड कर दिए 44 एंड सो ऑन। अब लास्ट हमको पता नहीं, तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट एपी से पता करेंगे कहां तक जा रहा है, तो इसका T20 निकालेंगे, यानी कि a प्लस 20 माइनस 1 और d मेरे पास 3, 57 और 5 कितना होता है 62। चलिए ठीक, सेकंड एपी से पता करेंगे कि इसका भी T20 कहां तक जा रहा है, इट इज 4 प्लस 19 इंटू, और यहाँ का D 4 हुआ करता था, 76, 4 कितना होता है 80 होता है। चलिए ठीक, अगर कॉमन एपी जाना चाहे तो कहां तक जाएगा 62। ठीक है, कॉमन एपी, एक मिनट, एक टर्म यहां लिख लेना, लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 62, लास्ट टर्म ऑफ कॉमन एपी लेस देन इक्वल्स टू 62। अब हमको बस वो फाइंड कर लेना है, उसके बेसिस पे n भी आ जाएगा और लास्ट टर्म भी आ जाएगा। देखिए तो इसका हम लोग अगर लिखें कि क्या होगा लास्ट, तो इसका लास्ट टर्म आएगा a प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू हम लोग के पास 12 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 62। तो यहां से 8 को उधर भेज दिए, तो ये बन गया कितना 54 by 12 plus 1, n should be less than equals to 54 by 12 plus 1, तो n should be less than equals to 12
ऐड कर देंगे तो 66/12, यानी n विल बी लेस देन इक्वल्स टू 5.5। तो n का वैल्यू होगा कितना? 5। n मिल गया 5, तो T5 निकालेंगे कॉमन एपी का। T5 ऑफ कॉमन एपी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1d 48 और 8 कितना होता है? 56। ठीक है, तो लास्टली ये कहां तक जाएगा? ये 56 तक जाएगा। कॉमन एपी लास्टली कहां तक जाएगा? 56 तक जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितना होगा कॉमन एपी में? 5 होगा। और कॉमन एपी होगा कौन? 8, 20, 32, 12। अब पता है इसके बाद वाला टर्म लिखते हैं तो लास्ट टर्म ही आता, वहीं पे क्लोज हो जाता है। देखिए बताते समय वो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि आपको समझाया जा रहा है, बनाते समय थोड़ी लंबा होता है, बनाते समय वो छोटा ही बनता है। नोट कीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको। वर्ड प्रॉब्लम। देखिए वर्ड प्रॉब्लम आप जानते हैं कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन केवल दिया रहेगा और उससे क्या करना है? इक्वेशंस बनाना और सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे ये बड़ा होता है, हम आपको एक दो क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप उसके बेसिस पे बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। देखिए इसमें केवल वही क्वेश्चन के बेसिस पे ही होगा। क्वेश्चन ये है, अ मैन सेव्ड रुपीज 16,500 in 10 years. In each year after the first he saved 100 more than he did in preceding year. ठीक है, in preceding year. तो how much did he save in the first year? How much did he save in first year? क्वेश्चन पढ़ लीजिए और देखिए क्या दिया है और क्या बोल रहा है। निकालने के लिए थोड़ा बता सकते हैं आप चाहे तो, एक बार पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट का बाद पढ़ लीजिए। अमन नहीं है, ठीक ना, मैन है। हो गया क्या? चलिए साथ में ये क्या है? इट इज सम ऑफ रुपीज इन 10 years। सम ऑफ रुपीज, वो सेव कर रहा है ना, 10 साल में सेव कर रहा है, तो 10 साल में कितना सेव कर रहा है? 16,500 रुपए। तो वो दिया है S10 16,500, वो S10 है। उसके बाद इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 मोर, यानी पहले साल में अगर 100 बचाया तो दूसरे साल में 200 बचाया, तीसरे साल में 300 बचाया, तो रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है और कांस्टेंट डिफरेंस से इंक्रीज कर रहा है। इट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 100 देन ही डिड इन प्रीसीडिंग ईयर। हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होगा वो निकालना है। अरे कांस्टेंट डिफरेंस मिल गया तो एपी तो पता चल ही गया, और बोला कि पहले साल में कितना बचाया मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, इतना सारा चीज। क्या हम लोग को एन भी पता है? ढूंढिए तो। Yes sir, 10 है मेरे पास। एक प्लेस है फॉर्मूला लगाने का, लगा देंगे। ठीक है, S10 होता है 10/2 2a प्लस 10-1 और d, ये होगा। S10 का वैल्यू क्वेश्चन दिया है 16,500। 10/2 5 2a, a तो निकालना है, प्लस 9 इंटू d का वैल्यू हमको पता है 100, पुट करेंगे। ठीक ना, 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर 900 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ गया? 3 टाइम में
और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 900 और इसमें डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये निकल गया। चलिए देखते हैं ये कितना आएगा। तो ये 33 है, 9 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा 24। 24/2 कितना हो जाएगा 1200। क्या किसी को कोई डाउट है कि फर्स्ट ईयर में वो 1200 रुपए बचाया था? ठीक है, देखिए कितना अच्छा, मतलब वो एकदम सोच के रखा था कि हर एक महीना 100 रुपए बचाएंगे, तो एक साल में 1200 बचाएंगे। बस यही है वर्ड प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ नहीं। आपको पढ़ के समझना है क्या दिया और क्या निकालना है, फिर तो एपी का कॉन्सेप्ट ही लगेगा। बस इतना टाइम जो बनाने में लगा उससे ज्यादा तो क्वेश्चन लिखने में लगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं कम से कम, ठीक है, थोड़ा पता चलेगा। अच्छा, अशोक बायस एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹12,000। हाँ, थोड़ा सा पैसा वैसा का मामला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशोक बायस एन स्कूटर फॉर ₹12,000, ठीक है, ₹12,000। ही पेज, आगे ये लिखा, ही पेज 6,000, he pays 6,000 in cash and agree to pay the balance in annual installment of, एक साल में 500 रुपया देने के लिए बोला, 500, उसके साथ प्लस 12% इंटरेस्ट on unpaid amount, ठीक है। how much will the scooter cost him? How much will स्कूटर कॉस्ट हिम। चलिए ठीक है, फिर से 1 मिनट अपने पास, थोड़ा पढ़ लीजिए आप इसको। वैसे तो मैंने लिखते लिखते आप पढ़ रहे थे, मगर फिर भी एक बार पढ़ ले। और ये वर्ड प्रॉब्लम है तो ऐसा मत सोचिएगा केवल स्कूल एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, जेई मेन में आता है, जेई मेन में ऐसा ही रहता है, ठीक। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। अशोक गया स्कूटर खरीदने, 12,000 में डील फाइनल हुआ, ठीक है, 12,000 में डील फाइनल हुआ। अब क्या किया, वो हाथों हाथ 6,000 रुपए दे दिया और स्कूटर लेके चला आया। बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है, तो रेस्ट कितना बच गया 6,000 रुपए। तो बोला कि देखो हम 6,000 रुपए को इंस्टॉलमेंट में देंगे, हर एक साल 500 रुपए देंगे और जितना बचा है उसका 12% इंटरेस्ट भी देंगे। अब आदमी का कैलकुलेशन देखिए, स्कूटर का जो कॉस्ट होगा वो सुन लीजिए, 6,000 दे के आया था, तो अगर 6,000 बचा और अगर 500 हर एक साल दे रहा है तो कितना साल पेमेंट करेगा, 12 साल पेमेंट करेगा। बस उस चीज को रखिए। अब क्या हुआ कि अगले साल स्कूटर लेके चला आया था, 6,000 दे दिया था, अगले साल गया स्कूटर वाले के पास, 500 रुपए हाथ में पकड़ाया और साथ ही साथ 6,000 का 12% इंटरेस्ट भी दिया। इतना पैसा पहले साल वो देके आया। फिर उसके अगले साल गया तो 500 रुपए दिया और 5500 का 12% इंटरेस्ट दिया। क्या आप 6,000 का ये 5500 समझे क्या बोला गया? यस सर। पहले वो 6,000 अनपेड था, तो 6,000 पे 12% इंटरेस्ट दिया। फिर वो 500 रुपए दे के आया था, 500 रुपए दे दिया, तो अगले साल उसके ऊपर कर्ज तो 5500 का है ना, है। इंटरेस्ट का कोई हिसाब नहीं रखता है। इंटरेस्ट कभी प्रिंसिपल में से नहीं घटता है। प्रिंसिपल अमाउंट उसका 6,000 रुपीज है, 500 डिडक्ट होगा 6,000 में से, बाकी इंटरेस्ट ऊपर का कमाई है, ठीक है। देखिए तो गया सेकेंड ईयर में तो 5500 पे वो इंटरेस्ट दे के आया। अच्छा, थर्ड ईयर में जाएगा
तो क्या करके आएगा, पहले 500 पकड़ाएगा, लीजिए भैया जैसे बात हुआ, और कितने पे 12% इंटरेस्ट देगा, 5000 पे वो 12% का इंटरेस्ट इस बार देके आएगा। आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया। यही चीज कितने साल तक चलेगा, 12 इयर्स तक, 12 इयर्स तक। अब 12वें साल में वो 500 रुपए देगा, एकदम फुल एंड फाइनल करने जा रहा है। 12वें साल में 500 रुपए देगा और इंटरेस्ट भी तो इसी 500 रुपए पे देगा ना। यस सर, जीरो हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो 12 साल लगा उसको पूरा काम खत्म करने। अब देखिए 6000 तो है प्लस, अब इसमें से 500 500 500 500 12 साल, फिर से 6000 आया। क्या आपको ये 6000 समझ में आया, कहां से आया? यस सर। ये 500 500 500 500 500 500 500 12 इयर्स उसका। उसके बाद अब इंटरेस्ट का बात, इंटरेस्ट के बाद में आपको 2 जीरो कटता हुआ दिख रहा होगा सब में से, और 12 बाहर निकाल रहे हैं, 12 बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या आया 60, फिर अगला कौन आया 55, फिर अगला कौन आया 50, और यही चीज आगे चल के कहां तक चला गया, 5 तक चला गया, खत्म। यहां मेरे पास एपी लग रहा है, ये प्लेस है जहां हम बोल सकते हैं कि एपी लग रहा है, बाकी कहीं एपी नहीं लग रहा है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ स्कूटर, कॉस्ट ऑफ स्कूटर मतलब उसको कितना पड़ा, वो तो जो बात करके आया वो बात अलग, कॉस्ट उसको कितना पड़ा 12000, और उसके साथ 12 इंटू देखिए ये एपी है, इसका सम निकालना है हमको, n पता 12/2 a प्लस l फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म 65, ये हो गया 6, मल्टीप्लाई करेंगे 12000 प्लस 6 से कितना हो जाएगा, ये 60 नहीं 72 और 65 जीरो, और ये 36, ये कितना 12, और ये 42 43, तो 0864 4680, कुल मिला के 16680। ठीक है, इतना रुपीस उसको पूरा पड़ गया। तो देखिए सौदा फाइनल करके आया था 12000 में, और 12 साल में वो कितना पैसा दे के आया 16680 रुपए। इसी कारण से कस्टमर को पता चले या ना चले, बैंक और गाड़ी वाली कंपनी हमेशा फोर्स करती है कि क्यों आप एक ही बार में इतना पैसा दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट पे ले लीजिए। आपको पता चल रहा है ना किसका फायदा होता है और कितना होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, कोई टर्म कहीं कुछ समझने में दिक्कत पूछ लें।